हाँ जी, चैप्टर 3 के बेहतरीन 15 सवाल हैं जो यहाँ पे हैं आपके पास मेंशन एमसीक्यू के फॉर्म में। पहले एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, फिर इसके बाद केस स्टडी वाली आपकी सीरीज आएगी। अच्छा, ध्यान क्या देना है इसके अंदर कि इस पूरे 15 सवाल के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे भी आपके मॉड्यूल के अंदर मेंशन्ड है जो कि आपने अभी तक एक्ट में नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा सा वो डिफरेंट है, जो कि एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट वो क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी आपको अलग से ध्यान देना होता है, क्योंकि जनरली हम एक्ट के अंदर उन चीजों को अवॉइड कर चुके होते हैं, मतलब वो चीजों हमने कवर नहीं की होती जो कि हमारे सवालों में भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, आपको मन में ध्यान से भी देना है, कोशिश कर सके तो कमेंट में भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड टू डेस्क मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो कितने लोगों किया जा सकता है, मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या है नंबर ऑफ पर्सन की। तो आपने देखा था 50 भी था, 200 भी था। 50 लिखोगे, 200 लिखोगे, 100 150 तो नहीं था, 50 था और 200 था। तो आप बताओ 100 लिखेंगे, सॉरी 50 लिखेंगे या 200 लिखेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 200 कोट किया जाएगा। मैक्सिमम नंबर, चाहे वो रूल में क्यों ना हो, बट वो मैक्सिमम भी है, जो कि आपके आंसर का पार्ट है। नेक्स्ट आता है, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू बाय वे ऑफ एक्सेप्ट। प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर्स किन किन तरीकों से इशू कर सकती है? पब्लिक ऑफर, राइट, बोनस, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो बताएं, प्राइवेट कंपनी के पास एक ही हक नहीं होता पब्लिक ऑफर का, बाकी सभी तरीके से तो प्राइवेट भी करती है और पब्लिक भी करती है। तो आंसर इज 1, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। अगला आता है आपके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर अ प्रोस्पेक्टस। रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज कर सकता है आपके प्रोस्पेक्टस को कि भैया इसको रजिस्टर हम नहीं करेंगे। कब? अगर उस पर डेट नहीं लिखा तो इसको आपको ध्यान रखना है सेक्शन 26 के मैटर्स की, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या मैटर्स होने चाहिए। कह रहा है जी डेट नहीं लिखा, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है जी साइन नहीं हो रखा, कंटेंट किसी स्टेटमेंट का है, वो इज नॉट साइंड इट, किसी एक्सपर्ट का उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेकिन उसमें साइनिंग नहीं है। ठीक है जी। कंटेन इन्फॉर्मेशन विच इज 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने पुराना है। तो 3 ऐसी बातें लिखी हैं जो कि तीनों की तीनों ठीक लिखी हैं। अगला कह रहा है, इन ऑल ऑफ द अबव केसेस, तो सीधी सी बात है, इन सारे केसेस के अंदर रजिस्ट्रार चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है आपके प्रोस्पेक्टस को। आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल आता है आपके पास, प्रोस्पेक्टस इशूड इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट स्टेट। प्रोस्पेक्टस इशू किया गया इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए कंपनी का, कि कंपनी क्यों बनाई गई है। दूसरा, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी होनी चाहिए कि कैसी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड है, गारंटी है, वट एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, ये भी लिखा होना चाहिए। तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है भैया, प्रोस्पेक्टस के अंदर उसकी इंपॉर्टेंट सारी चीजें लिखी होंगी और ये सारी चीजें उसकी फाइनेंशियल एमओए वगैरह से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पे भी। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सामान्य जानकारी तो कंपनी की देनी होगी, कंपनी करती क्या है, कैसे मेंबर्स हैं, कितना पैसा लगा हुआ है कंपनी में ऑलरेडी। तो दीज ऑल आर बेसिक पर्टिकुलर जो कि प्रोस्पेक्टस में होते हैं। अगला सवाल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो कब तक के लिए वैलिड होता है? बताएं जी, ये भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो कब तक के लिए वैलिड होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है आपका इसके अंदर 1 साल सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अगला सवाल आता है, एन इश्यू हाउस, जो शेयर ब्रोकर had made an advertisement in newspaper for selling a big lot of shares allotted to it by a company under private placement, in which of the following condition the advertisement will not be deemed prospectus। तो डीम प्रोस्पेक्टस का सेक्शन यहाँ पर लगेगा। डीम प्रोस्पेक्टस का सेक्शन बेसिकली क्या कह रहा था? तो वहां पे आपने देखे तो 2 एडिशनल कंडीशंस थे, उन्हीं का खेल है यहाँ पे। 2 एडिशनल कंडीशन क्या थे? एक 6 महीने वाला पॉइंट था और एक कंसिडरेशन मिलने वाला पॉइंट था। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। पहला पॉइंट कहता है, एडवर्टीजमेंट वाज गिवन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट इट हैज पेड द एंटायर कंसिडरेशन टू दी कंपनी। पे कर दिया, वहां पे क्या था? अच्छा, लिखा है विल नॉट बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस, उसको डीम प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। तो आपने वहां जो कंडीशन पढ़े वो पढ़े कि उस सिनेरियो में डीम प्रोस्पेक्टस माना जाता था। यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और इट वॉज पेड द इंटायर कंसिडरेशन। तो ये दोनों जो पॉइंट है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, दोनों सिमिलर नेचर के होने चाहिए। बेसिकली आपको प्रोविजन अगर याद हो तो आपने क्या देखा था, विद इन 6 मंथ होना चाहिए और पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तो वो डीम प्रोस्पेक्टस हो जाता है। विद इन 6 मंथ और पेमेंट नहीं, विद इन 6 मंथ तो है लेकिन पेमेंट आ गई, नहीं चलेगा। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 6 मंथ है और पेड है इंटायर कंसिडरेशन, क्या ये चल जाएगा? नॉट की बात कर रहा है, नॉट में क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, पेमेंट नहीं आनी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है सॉरी पेमेंट नहीं आने में डीम प्रोस्पेक्टस होता है। यहाँ पे कह रहा है पेमेंट आ गई तो ऑब्वियस सी बात है डीम प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। तो ये 6 मंथ वाला पॉइंट भी ओवरऑल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विद इन नहीं है आफ्टर है, पेमेंट नहीं के बदले कह रहा है पेमेंट हाँ। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, इट हैज पेड इंटायर कंसिडरेशन टू द कंपनी टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट, कह रहा है पेमेंट कर दिया यहाँ पे, सॉरी इट हैज नॉट पेड। तो यहाँ पे सिर्फ नॉट पेड की बात कर रहा है, यहाँ पे 6 मंथ वाला प्रोविजन नहीं लिखा हुआ, तो ये तो अपने आप में इनकम्प्लीट है और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो बी है इसका करेक्ट आंसर, जहाँ पे दोनों पॉइंट रिलेट कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो एक बार पीछे जाके आप पढ़ सकते हो, फिर इसमें आके देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ कंपनी
विल हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको प्रोस्पेक्टस या एवरेज प्रोस्पेक्टस किस सिचुएशन के अंदर इशू करना पड़ता है? पहला कह रहे हैं नॉट ऑफर टू द पब्लिक, कह रहा है शेयर्स डिबेंचर जो है, जो भी सिक्योरिटीज है, वो पब्लिक को ऑफर ही नहीं किया जा रहा, तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं है। अगला कह रहे हैं कि किसी एग्जिस्टिंग मेंबर को किया जा रहा है या डिबेंचर होल्डर को किया जा रहा है, तो भी जरूरत नहीं होती। फिर कह रहा है किसी ऐसे को किया जा रहा है जो कि प्रीवियसली इशूड था या फिर वो कोटेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आपको याद आ रहा होगा ये वाले पॉइंट के अंदर भी जरूरत नहीं होती थी। फिर अगला कह रहा है कि शेयर्स डिबेंचर इशू किया जा रहा है जो कि पब्लिक को इशू किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको चाहिए, जहां पे पब्लिक को कर रहेगा और वहां पे ऊपर के दोनों सारे कंडीशन नहीं लग रहे, तो वहां पे आपको जरूरत होती है किसकी? प्रोस्पेक्टस की। तो आंसर डी था इसका। अगला आता है क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34। रिसेंटली पढ़ा आपने 34 फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में अवॉइडेड। क्रिमिनल लायबिलिटी को कब अवॉइड, क्या उसके डिफेंस थे? तो क्रिमिनल के ध्यान रखने, आपको सिविल के ध्यान नहीं रखना है। कह रहा है कंसेंट को विड्रॉ कर लिया डायरेक्टर ने, प्रोस्पेक्टस को इशू किया था विदाउट नॉलेज, मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था इट्स इनट्रूथफुलनेस एंड इट वाज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। तो इसके अंदर कुछ बातें ना सेक्शन 35 की भी डाली हुई है, आपको ढूंढने से 34 वाले। तो 34 वाला एक तो है पॉइंट नंबर 3 इमटेरियल, और दूसरा बात कर रहा था कि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव वाली बात। ठीक है, तो 3 और 4 जो है वो है आपका क्रिमिनल लायबिलिटी का, बाकी जो है वो सारे किसके हैं? आपके सिविल लायबिलिटी के। तो आपको क्रिमिनल का पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 3 एंड 4। 9th क्वेश्चन आता है इफ अ पर्सन मेक्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट नेम्स, मल्टीपल एप्लीकेशन डिफरेंट नेम्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? किसी ने एप्लीकेशन दी अलग अलग नामों से, ठीक है ना, एक ही पर्सन ने, तो ये वाला पॉइंट आपने पीछे कहीं नहीं पढ़ा। आपने जितने भी प्रोविजंस देखे उसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट आपने नहीं पढ़ा था, तो आपको एक जनरल यहाँ पे सेंस लगाना है, और अदरवाइज मैं आंसर तो खैर बता ही दूंगा आपको, फिर आगे से इसको ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है ए कि भैया लायबल हो जाएगा 447 के, तो ये नॉट ट्रू की बात कर रहा है। तो क्या ये नॉट ट्रू है? क्या ये गलत है? नहीं, ये लायबल तो होगा ही होगा। एबव प्रोविजन शैल बी प्रोमिनेंटली रिप्रोड्यूस्ड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोमिनेंटली उसके अंदर वो प्रोस्पेक्टस के अंदर माना जाएगा, मतलब मेंशन्ड माना जाएगा। अगला कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर डिसजॉर्जमेंट ऑफ गेन। डिसजॉर्जमेंट का मतलब होता है रिटर्न कर देना, वापस कर देना, जो भी फायदा उसको हुआ उसको रिटर्न कर देना, तो कोर्ट इसके लिए ऑर्डर करेगा। तो क्या ये गलत है? नॉट ट्रू का मतलब ये हुआ ना फॉल्स, तो क्या ये फॉल्स है? अच्छा, फिर आगे कहता है डिसजॉर्जमेंट गेन विल बी ट्रांसफर्ड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। ऐसा कुछ आपने पढ़ा था लेकिन चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे भी ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां पे बात थी सेक्शन 8 कंपनी को लेकर। तो द थिंग इज कि जो डी है ये आपका सही है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी फंड का कोई सवाल नहीं आता। बाकी जो ऊपर के तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट ट्रू है, तो आपको इसको हर एंगल से सवाल को याद रखना है कि 447 भी लग सकता है, उसको माना जाएगा प्रोस्पेक्टस के अंदर वो मेंशन्ड है, और कोर्ट इसके लिए डिसजॉर्जमेंट के लिए ऑर्डर भी कर सकता है, मतलब गेन को रिटर्न करने के लिए कोर्ट चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों ट्रू थे, जो गलत था वो था इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी फंड में उस गेन को ट्रांसफर करने वाली बात, ऐसी बात नहीं होती हमारे एक्ट के अंदर। चलिए ध्यान रखना है, दिस इज द यूनिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not true? क्या इसमें से ट्रू नहीं है? कह रहा है इन केस ऑफ शेयर्स द रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन टू बी पेड शैल नॉट एक्सीड 5%। शेयर्स के केस में 5%, सही लग रहा है? तो 5% शेयर्स में अंडरराइटिंग कमीशन शुड नॉट बी मोर देन द रेट स्पेसिफाइड बाय आर्टिकल। ये भी सही लग रहा है कि अंडरराइटिंग कमीशन आपके एओए के बियॉन्ड नहीं जा सकता जितना भी रेट लिखा हुआ है। अगला कहता है डिबेंचर पर रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5%। डिबेंचर में भी 5%, ध्यान करो क्या था डिबेंचर पर आपने क्या पढ़ा था? डिबेंचर पर आपने पढ़ा था 2.5%, ठीक है ना, तो ये गलत लग रहा है। अमाउंट ऑफ कमीशन में भी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कह रहा है प्रॉफिट से दे सकते हैं, तो दो चीजें थी, प्रोसीड से भी दे सकते हो, प्रॉफिट से भी दे सकते हो, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ठीक ही कह रहा है। पॉइंट आपका जो है गलत वो है सी पॉइंट, जहां पे 5% कह रहा है विच इज 2.5%। अ होल्डर ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड शैल हैव राइट टू वोट। अब ये वाला पॉइंट एक और अगला सवाल है, एक मैंने 9th क्वेश्चन कहा, एक 11th क्वेश्चन, ये दोनों चीजें जो आपके एक्ट में प्रीवियसली कवर्ड नहीं हुए हैं। कह रहा है होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीव्ड जो है वो वोट कर सकता है, कैसे? एट पार विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे अदर करते हैं उसी तरीके से सेम मैनर में, through overseas depository and in proportion as already specified by company, no right to vote or only on resolution directly affected। मतलब जो resolution उनसे रिलेटेड है उसमें वोट करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे। तो देखो पहले तो इसको समझो डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है और होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। मतलब कि जब भी मुझे इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स परचेज करने होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो शेयर्स परचेज किया जाता है वो डिपॉजिटरी के थ्रू किया जाता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी के थ्रू, और जो जिसके पास डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसके पास माना जाएगा कि उसने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं किसी और कंपनी के। मतलब कि इंडिया में किसी को शेयर परचेज करने हैं बाहर के व्यक्ति को, तो वो जो शेयर्स परचेज करके बैठा होगा उसके पास जो होंगे वो शेयर्स नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ कंडीशन लगाई जाती है वोटिंग के ऊपर, और वो जो वोट करेगा वो किसके थ्रू करेगा? जो ओवरसीज डिपॉजिटरी होगी जिसके थ्रू उसने शेयर्स को परचेज किया होगा, उस डिपॉजिटरी के थ्रू ही वो वोट कर सकता है। तो थोड़ा डिफरेंट एरिया है।
तो इसके अंदर आपका बी पॉइंट इसका सही है कि भैया वो वोट कर तो सकता है लेकिन ओवरसीज डिपॉजिटरी के थ्रू कर सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 की सपोज इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडियन कंपनी ने अगर कुछ उसके अंदर कंडीशंस लगाए हुए हैं कि भैया इतना प्रोपोर्शन ही उनका वोट माना जाएगा ओवरसीज वालों का, इतने हद तक ही माना जाएगा या और भी कुछ है, तो वो प्रोपोर्शन भी जो अगर स्पेसिफाइड किया हुआ है कंपनी ने तो उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही उनका वोट जो है वो काउंट किया जाएगा। तो आपका आंसर बी इसका सही है, थोड़ा डिफरेंट है और आपका चैप्टर 3 का थोड़ा सा बियॉन्ड है। अगली बात आती है कंपनी, a public companies and private placement offered letter to 200 person in its choice in March 2000, suppose 19 मान लेते हैं कि 2019 में उन्होंने 200 लोगों को भेजा and allotted shares to them in April 2020, मार्च है तो उसके बाद सॉरी मार्च 2019, इसको मैं 20 ले लेता हूँ, मार्च 2020 एंड अप्रैल 2020, मार्च 2020 में उसने ऑफर दिया और अलॉट कर दिया कब, अप्रैल 2020 के अंदर। कैन इट सेंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू 200 न्यू पीपल इन मई, क्या वो मई में फिर से भेज सकती है ऑफर 200 और नए लोगों को? तो बताइए क्या होगा। तो आपने क्या देखा था कि 200 लोगों की मैक्सिमम लिमिट है इन अ फाइनेंशियल ईयर। मार्च में उसने ऑफर किया तो वो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल में अलॉट किया वो मैटर नहीं करता, ऑफर से मैटर करता है, ठीक है ना। तो अप्रैल में अलॉटमेंट भी मैटर नहीं करता, तो मई में वो करेगा तो क्या माना जाएगा, वो बिल्कुल फ्रेश माना जाएगा, उस साल का अपना माना जाएगा। अलॉटमेंट उसकी हो चुकी है, मतलब प्रोसीजर सारे कंप्लीट कर चुका है, वो फ्रेश कर रहा है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस अलॉटमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 200 फ्रेशली कर सकता है, वो एक सेपरेट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। तो ए आंसर यस हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना जब भी हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, यस विद द परमिशन ऑफ आरओसी, यस विद द परमिशन ऑफ एनसीईआरटी, तो हम ऐसे आंसर पे ज्यादा रिलाई करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह परमिशन या अप्रूवल की बात हो। तो यहाँ पे सिंपल प्रोविजन था, आपका यस है, सिंपली ए इज द आंसर। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रैरी विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कौन सा जो प्रोविजन है जो कि अगेंस्ट है, कॉन्ट्रैरी है, मतलब उससे मैच नहीं खाता। प्राइवेट कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कंपनी हैज टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, आपने पढ़ा था रूल 14 का पहला पॉइंट, तो बिल्कुल करना होता है। मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000, मिनिमम पर्सन की मार्केट वैल्यू 20,000 होनी चाहिए, ऐसा तो पढ़ा था क्या, नहीं ध्यान आ रहा। अब पब्लिक कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट, जो पब्लिक कंपनी है वो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो कोई भी कर सकता है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो सी आंसर आपका गलत है, इसके अंदर 20,000 वाली कोई बात है, ऐसी बात हमारे एक्ट में कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो एक्ट के ये अगेंस्ट है। अगला आता है आपके पास, कंपनी कैन चेंज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन प्रोस्पेक्टस बाय वे ऑफ, कह रहा जी जो हमारे प्रोस्पेक्टस कहा उसके टर्म्स के अंदर चेंज करना, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उसको वो चेंज करना चाह रही है, तो क्या कर सकती है, कर सकती है। आपने ध्यान आपने पढ़ा था वेरिएशन वाला, एक वेरिएशन का सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 27, उसके अंदर इसकी बात हुई थी। तो क्या बात कर रहा था कि उसके अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर भी यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन मीटिंग में होगा या पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम अप्रूवल चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों की सहमति चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है वो किया जाता है थ्रू पोस्टल बैलेट, ताकि कोई अगर प्रेजेंट ना भी हो पाए मीटिंग के अंदर तो भी वो अपनी सहमति या असहमति वहां पे बता सके। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद द आरओसी शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, आपको पता है 1 साल, लेकिन इसको डीप पढ़ना भी जरूरी होता है। 1 साल तो देखो 3 पॉइंट में लिखा हुआ है जी, 1 साल कहां से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट इशू या ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी वाज डिलीवर्ड टू आरओसी, 90 डेज उस दिन से जब आरओसी को कॉपी देगी। तो बताओ, आपको ये तो पता है 1 साल 90 डेज वाला तो पॉइंट छोड़ दो, 1 साल 1 साल 1 साल है, कौन से वाले 1 साल मानेंगे। तो ध्यान रखना आपको उस चीज को भी, कभी भी कोई डेज आती है तो आपको ये पढ़ना जरूरी होता है, कोई पीरियड लिखा हो तो वो पीरियड कहां से है, वैलिडिटी का पीरियड है 15 दिन 30 दिन, तो वो कहां से, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको रखना होता है। तो यहाँ पे जो है 1 ईयर है वो कहां से बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू से, फर्स्ट इशू की ओपनिंग के बाद से 1 साल देखा जाता है और तब तक वो वैलिड माना जाता है। तो चलिए ये 15 सवाल थे आपके, बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक आप इसको ध्यान में रखेंगे अपने एग्जाम टाइम पे।